गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एपीसीसी में। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान का दूसरा अध्याय राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के लिए। इस दूसरे अध्याय का नाम है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम्स। तो इसके अंतर्गत हम मानव शरीर में जितने भी तंत्र हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है, मतलब हड्डियों से संबंधित जो भी तंत्र है, पाचन तंत्र है, उन सभी तंत्रों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर की प्रकृति एक अद्भुत एवं जटिल संरचना है जो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के परस्पर समन्वय से संचालित होता है। शरीर के संगठन की शुरुआत परमाणुओं, अणुओं तथा यौगिकों से होती है तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग एवं जटिल तंत्र मिलकर परस्पर सामंजस्य से मानव देह का सृजन करते हैं। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। विभिन्न कार्यों हेतु भिन्न कोशिकाएं कार्य करती हैं। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, जैसे पेशी, अस्थि आदि। दो या अधिक तरह के ऊतक मिलकर किसी कार्य के संपादन हेतु विशेष क्रिया करते हैं। ऊतकों का यह युग्मनज संग्रह ही एक अंग जैसे आमाशय, यकृत आदि का निर्माण करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूहित होकर किसी एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं तथा एक संस्थान या तंत्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि। ये सभी तंत्र सम्मिलित रूप से मानव शरीर की रचना करते हैं। इस पाठ में आपको मानव शरीर में क्रियाशील विभिन्न तंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले पाचन तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। भोजन विभिन्न घटकों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज व लवण आदि से बना होता है। भोजन में इनमें से अधिकतर घटक जटिल अवस्था में होते हैं। शरीर में अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन तंत्र में सम्मिलित विभिन्न अंग व ग्रंथियां निम्नानुसार हैं। देखो, इस चित्र में आपको सभी ग्रंथियों के बारे में विस्तार से दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखो सारी ग्रंथियां हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन कौन कौन सी अंग हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से अंग हैं। मुख, फिर दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली जिसमें से होकर हमारा भोजन अंदर जाता है, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। और ग्रंथियाँ, तीन प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। लार ग्रंथियाँ जिनको स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं, दूसरा है यकृत ग्रंथि जिसको लीवर बोलते हैं, और तीसरा अग्नाशय, पैनक्रियाज बोलते हैं जिसको। सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। यह करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसमें पोषण नाल भी कहा जाता है। आहार नाल के 3 मुख्य कार्य होते हैं। अब ये कार्य कौन कौन से हैं? 3 ये रहे। आहार को सरलीकृत कर पचाना, दूसरा पचित आहार का अवशोषण करना, तीसरा आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। ये तीनों काम आहार नाल के होते हैं। पाचन कार्य को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाली ग्रंथियां या अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस उत्तरदायी होते हैं। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। पाचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि। इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है। विभिन्न स्तरों पर सवर्णी पेशियां
भोजन पाचित भोजन रस तथा अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती हैं। पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग, ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आपको विदित है कि पाचन कार्य में मुख से लेकर मलद्वार तक अनेकों अंग कार्य करते हैं। अब हम इन अंगों के बारे में विस्तार से या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मुख, माउथ। आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोरे नुमा अंग है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। मुख गुहा में ही चारों ओर गति कर सकने वाली पेशी निर्मित जीवा पाई जाती है। जीवा, जिसको जीभ बोलते हैं, जीवा मुख गुहा के पृष्ठभाग में आधार तल में फ्रेनुलम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। मुख दो मांसल होठों से घिरा रहता है जो मुख को खोलने बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। मुख के ऊपर व नीचे के भाग में एक एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। इस सांचे को मसूड़ा कहा जाता है। मसूड़ों तथा दांतों की इस स्थिति को गर्ददंती कहा जाता है। मानवों में द्विबार दांत व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें जीवन काल में दो प्रकार के दांत अस्थायी, जिनको दूधे दांत बोलते हैं, तथा स्थायी पाए जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? इनका नाम है सबसे पहले कृंतक, इंसाइसर्स। ये सबसे आगे दांत होते हैं जो कुतरने या काटने कार्य करते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं? कृंतक, जिनको इंसाइसर्स बोलते हैं। दूसरे रदनक, कैनिनेस। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2 से 2 होते हैं। मांसाहारी पशुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। से अग्रच्यवर्णक, प्रीमोलर्स। ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 4 पाए जाते हैं। ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। चवर्णक, मोलर्स। ये दांत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं। प्रथमतः ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। अब नेक्स्ट है ग्रसनी, फायरनिक्स। मुख गुहा, जीवा व तालु के पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पी नुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रास नाल तथा वायु श्वास नाल में जाती है। ग्रसनी अपनी संरचना में ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना कर सके। इन दोनों नालों में मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं। अग्र भाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में ग्रास नाल स्थित होती है। ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। तो ये 3 भाग हैं। तो अ भाग है इसमें नासा ग्रसनी, ब भाग है इसका मुख ग्रसनी और स भाग है कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। तो इस चित्र में आपको कंठ ग्रसनी के तीनों भाग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब पढ़ते हैं हम ग्रास नाल। यह एक सक्रिय पेशीय नली है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर ग्रीवा तथा वक्ष स्थल से होती हुई मध्यपट से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख्य गुहा से आमाशय में पहुंचाना है। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मज ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बनाता है। ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार की गति, क्रमांकुंचन गति प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों को एक पल्ला होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहलाता है। भोजन निकलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। नेक्स्ट अंग है आमाशय, स्टोमैक। आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग आमाशय है। यह एक पेशीय जे आकारिक संरचना है जो ग्रास नली व
ग्रहणी के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के पीछे स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये 3 भाग है। कार्डियक या जठरागम भाग, यह बायां बड़ा भाग है जहां से ग्रसिका आमाशय में प्रविष्ट होती है। ब जठर निर्गमी भाग, यह आमाशय का दाहिना छोटा भाग है जहां से आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। और सी फंडिस भाग, यह उपरोक्त वर्णित दोनों भागों के मध्य की संरचना है। आमाशय में 2 अवरोधिनी या संकोचक पेशियां पाई जाती हैं। ये दोनों पेशियां आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती हैं। ए ग्रास नलिका अवरोधिनी, यह ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। ब जठर निर्गमीय अवरोधिनी, आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा आमाशय से छोटी आंत्र में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है तथा आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये 3 भाग है। सबसे पहले ग्रहणी, आमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का पहला व सबसे छोटा भाग है जो भोजन के रासायनिक पाचन एंजाइम द्वारा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब अग्रछिद्रांत्र, यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यह ग्रहणी में पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं जिन्हें आंत्र कोशिका कहा जाता है के द्वारा संपादित किया जाता है। स क्षुद्रांत्र, यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। यह भाग उन पोषक तत्वों विशेषकर पित्त, लवण व विटामिनों का अवशोषण करता है जो अग्र छिद्रांत्र में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। अगला अंग है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत्र आगे बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं जो ये जीवाणु छोटी कोशिका से शेष बचे अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। छोटी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मलद्वार से उत्सर्जित करना है। मनुष्य में बड़ी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो ये 3 भाग हैं। सबसे पहला ए भाग, अधांत्र अथवा अंधनाल। सीकम, यह भाग क्षुद्रांत्र से जुड़ा होता है। यहाँ क्षुद्रांत्र से आने वाले पाचित आहार का रस अवशोषण होता है तथा शेष बचे अपशिष्ट को आगे वृद्धांत्र में पहुँचा दिया जाता है। अंधनाल के प्रथम भाग जो क्षुद्रांत्र से जुड़ा होता है से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबी नली के आकार का अंग निकला रहता है। इसे कृमि रूप परिशेषिका कहा जाता है। ब वृद्धांत्र कोलोन, आहार नाल में बड़ी आंत का अधांत्र के आगे वाला भाग वृद्धांत्र कहलाता है। यह उल्टे यू के आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। वृद्धांत्र 4 भागों में विभक्त होती है। तो ये 4 भाग हैं जिनमें से पहला है आरोही वृद्धांत्र, असेंडिंग कोलोन, करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है ये। दूसरा है अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, ट्रांसवर्स कोलोन, करीब 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। और तीसरा है अवरोही वृद्धांत्र, डिसेंडिंग कोलोन, करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और सिग्माकार वृद्धांत्र, ये करीब 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। अब हमारा अगला भाग है मलाशय, रेक्टम। मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है। गुदानाल मलद्वार के रास्ते बाहर खुलता है। मलद्वार पर आकर आहार नाल समाप्त होती है।
गुदा नाल में 2 सवर्णी बही और अंत सवर्णी पाई जाती हैं। पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ये सवर्णी पेशियाँ नियंत्रित करती हैं। ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मनुष्य में आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 प्रमुख पाचन ग्रंथियाँ यथा लार ग्रंथि, यकृत व अग्नाशय पाई जाती हैं। लार ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड्स। यह ग्रंथि मुंह में लार उत्पन्न करती है। लार एक सीरमी तरल तथा एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को गीला करता है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना है, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना तथा दांतों, मुख, ग्रहिका व जीभ की सफाई करना है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार हैं। पहला, कर्णपूर्व ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। यह सीरमी तरल का स्राव करती है तथा गालों में पाई जाती है। ब, अधोजंब या अवचिबुकीय लार ग्रंथि। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे तरल और श्लेष्मा श्रवण होता है। स, अधोजीवा ग्रंथि। यह जीवा के नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मा श्रवण करती है। अगला अंग है अग्नाशय, पेनक्रियाज। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतस्रावी हार्मोन, इंसुलिन व ग्लूकेगोन आदि तथा बहिस्रावी अग्नाशय रस का श्रावण करती हैं। यह ग्रंथि यकृत ग्रसनी तथा तिल्ली से घिरी होती है। यह 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन मिलकर शरीर के रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है यकृत, लीवर। यह मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। यह मध्यपट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंग है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। देखो यहाँ पर कौन कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन या एंजाइम स्रावित करती है और उसका कार्य क्या है और ये कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में हम इस टेबल में जानेंगे। तो सबसे पहले लार ग्रंथि। लार ग्रंथि 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है। पहला टाइलिन और दूसरा एमाइलेज। 2 प्रकार के हार्मोन या एंजाइम रिलीज करती है। इनके कार्य क्या हैं? तो सबसे पहले पॉलीसैकेराइड जैसे पदार्थ, ग्लाइकोजन, छोटे पॉलीसैकेराइड्स जैसे माल्टोस, इनको ये तोड़कर सरल पदार्थों में विभक्त कर देती है। और इसका कार्यस्थल कहाँ पे है? ये कार्य है इसका मुख के अंदर। दूसरा, आमाशय, जठर रस। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम इसके अंदर होते हैं और ये प्रोटीन को पेप्टाइड में और केसिन को पैराकेसिन में परिवर्तित कर देते हैं और ये आमाशय में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय बहुत सारे एंजाइम उत्पन्न करता है जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, ये सारे के सारे ये एंजाइम उत्पन्न करता है। तो देखो यहाँ पर ये काम क्या करते हैं, ये स्टार्च को माल्टोस में बदलने का काम करते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को फिर से पेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में अमीनो अम्ल, और वसा को मोनोग्लिसराइड में और या वसीय अम्ल में, डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करता है और ये पाए जाते हैं छोटी आंत में। अब नेक्स्ट है आंतरीय रस। ये आंतरीय रस कौन कौन से एंजाइम उत्पन्न करते हैं? तो ये माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, डाइपेप्टाइडेज या फॉस्फेटेज, ये इनका कार्य क्या है? ये माल्टोस को ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं, डाइपेप्टाइड अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और न्यूक्लियोटाइड ये नाइट्रोजन क्षार राइबोज में परिवर्तित कर देते हैं और ये भी छोटी आंत में पाए जाते हैं। अब एक और है यकृत। इसका ये छोड़ता है पित्त लवण।
और ये क्या करता है, पित्त लवण वसा को वसीय अम्ल या वसा गुलिका में परिवर्तित करता है और ये भी छोटी आंत में पाए जाते हैं। सामने से देखने पर यकृत दो भागों दाईं और बाईं पालियों में विभाजित नजर आता है। अग्र सतह से तल की तरफ देखने पर दो अतिरिक्त पालियां दिखाई देती हैं। यकृत करीब 1 लाख छोटी षटकोणीय संरचनाओं तथा कार्यात्मक इकाई जिन्हें यकृत पालिकाएं कहा जाता है से निर्मित होती हैं। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय यकृत में अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण संचरण करता है। यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के भीतर 3 अंगों एवं ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन कर सरलीकृत करते हैं। ये एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोसेलेज वर्ग के हैं। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पाचक, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रोज आदि, और प्रोटीन पाचक में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि, और वसा पाचक इसमें न्यूक्लियोटाइडेज या न्यूक्लिएज। नेक्स्ट, भोजन को पचाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में संपादित किया जाता है। लार का श्लेष्म भोजन के कणों को चिकनाकर उन्हें चिपकने में मदद करता है। भोजन अब बोलस के रूप में क्रमांकुंचन गति द्वारा ग्रसिका तथा ग्रसिका से आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रसिका अवरोधनी नियंत्रित करती हैं। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। यहाँ करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के स्राव, म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रोएंजाइम पेप्सोनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ जठर रस में रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। यह दुग्ध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ऑक्सिनटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती हैं। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से निर्मित होकर कायम का निर्माण करता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। सर्वाधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में संपन्न होती है। यहाँ विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशयी रस, पित्त लवण तथा आंत रस छोड़े जाते हैं। इन रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। पित्त वसा का पायसियन या इमल्सिफिकेशन करता है। यह वसा पाचन के लिए आवश्यक है। साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्रछिद्रांत्र तथा छिद्रांत्र भाग में अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचाया जाता है। अपचित तथा अनावशोषित पदार्थ छिद्रांत्र से बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत का मुख्य काम जल तथा लवण का अवशोषण तथा शेष रहे अपचित भाग का उत्सर्जन है। अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है। एक तांत्रिक प्रतिवर्ती के कारण मलद्वार से मल का बहिक्षेपण होता है। श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रेस्पायरेशन एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करती हैं।
इस क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है तथा हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन परम आवश्यक है। गैसों का यह आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। रक्त ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है तथा उनके द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस व ऑक्सीजन के इस आदान प्रदान की क्रिया को पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है को श्वसन कहा जाता है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले तथा श्वसन नलियों के जरिए फेफड़ों में पाए जाने वाली वायु कोशिका कूपिक में पहुंचाया जाता है। कूपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है जिसमें कोशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। यहाँ वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोशिकाओं में छोड़ दी जाती है। यह अशुद्ध वायु फेफड़ों में श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। नेक्स्ट है मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है: ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र तथा श्वसन मांसपेशियां। अब हम पढ़ेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख ग्रसनी, स्वर यंत्र, लैरिंक्स कार्य करते हैं। नासिका, नोज, यह पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। नासिका गुहा का पृष्ठभाग नासाग्रसनी में खुलता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ीनुमा पक्षमाभ तथा श्लेष। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्षमाभ तथा श्लेष्म अपनी सहयोग से श्वास वायु में धूल कण, परागकण, फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करता है। इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट अंग है मुख, माउथ। मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख से भी श्वास लेने के काम में आता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि मुख से ली गई सांस वायु नली नासिका से ली गई सांस की भांति शुद्ध नहीं होती है। सी, ग्रसनी। ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठभाग से आहार नली के ऊपर तक फैली हुई है। ग्रसनी को 3 भागों में विभक्त किया गया है: नासाग्रसनी, मुखग्रसनी तथा अधोग्रसनी या कंठग्रसनी। नासाग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठभाग में पाए जाने वाला ग्रसनी का प्रथम भाग है। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासाग्रसनी से होती हुई मुखग्रसनी में आती है। मुख से ली गई श्वास सीधे मुखग्रसनी से प्रवेश करती है। मुखग्रसनी से वायु कंठग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती है। घाटी ढक्कन एक पल्ले नुमा लोचदार उपास्थि संरचना है जो श्वास नली एवं आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करता है। चूंकि ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायक है, ऐसे में एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए तथा भोजन आहार नली में। नेक्स्ट है स्वर यंत्र, लैरिंक्स। यह कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी संरचना है। यह 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना है। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करती है तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। स्वर रज्जु श्लेष्म झिल्लियां होती हैं जो हवा के बहाव से कंपी पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। अगला है निचला श्वसन तंत्र, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। निचले श्वसन तंत्र में मुख्यतः श्वास नली, श्वसनी, ब्रोंकाई व श्वसनिका
ब्रोंकियोल, कूपिका तथा फेफड़े कार्य करते हैं। श्वास नली, यह करीब 5 इंच लंबी नली होती है जो कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार की उपस्थिति छल्ले से बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं तथा इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकाई या श्वास नली से मिलती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी तथा बाईं ओर 2 भागों में विभाजित होकर अपनी तरफ से फेफड़े में प्रविष्ट हो जाती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर फेफड़ों की ओर अग्रेसित करती है। बी, श्वसनी या ब्रोंकाई व श्वसनी का ब्रोंकियोल। श्वास नली अंत में दाईं और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त होती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं में बढ़ जाती है। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनियों में विभक्त होती है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं ब्रोंकियोल में बढ़ जाती है। ये ब्रोंकियोल फेफड़ों में फैले रहते हैं। हर ब्रोंकियोल आगे चलकर छोटी सीमांत ब्रोंकियोल में विभक्त होती हैं। श्वसनी तथा ब्रोंकियोल मिलकर एक वक्षनुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कूपिकाएं पाई जाती हैं। गैसों की विनिमय इन कूपिकाओं के माध्यम से होता है। सी, फेफड़े, लंग्स। फेफड़े फुफ्फुस लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्ष स्थल में दाएं व बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थिर होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कूपिकाओं, रक्त वाहिनियों, लसिकाओं, वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेकों कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े भारी होते हैं। बाएं फेफड़ा 2 खंभों में तथा दाहिना 3 खंड में विभक्त होता है। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। प्रत्येक उपखंड अनेकों छोटे खंडों में विभक्त होते हैं जिसमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियां व सिराओं की शाखाएं विभाजित होते हुए एक स्वतंत्र इकाई का गठन करते हैं। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है जिसमें कई कोशिकाएं तथा करीब 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। कूपिकाओं एक कपनुमा संरचना होती है जो सीमांत ब्रोंकियोल के आखिरी सिरे पर पाई जाती है। ये असंख्य कोशिकाओं से घिरा रहता है। कूपिका में सल्की उपकला की पंक्तियां पाई जाती हैं जो कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। श्वसन मांसपेशियां, फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट डायफ्राम उत्तरदायी है। मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादर नुमा संरचना है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका से होते हुए फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट करती है तथा शिथिलन से वायु फेफड़ों के बाहर निकलती है। इनके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो मध्यपट के संकुचन और शीतलन में मदद करती हैं। श्वसन का क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने व बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कूपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है। इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु फेफड़ों में प्रविष्ट होती है। श्वसन की प्रक्रिया 2 स्तरों में संपादित होती है। बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसमें गैसों को विनिमय हवा से भरी कूपिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इसमें गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। अब नेक्स्ट अगला तंत्र है
रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, ब्लड एवं एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले रक्त, ब्लड। ये ब्लड क्या होता है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से उपापचयी अपशिष्ट उत्पादों तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। यह एक हल्का क्षारीय तरल है जिसका pH 7.4 होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। सामान्यतः व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रुधिर के 2 भाग होते हैं। ये भाग द्रव भाग जिसमें प्लाज्मा कहते हैं तथा एक ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है। इसमें 92% जल व 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं RBC, ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती हैं। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं तथा इनकी औसत आयु 120 दिन की होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं तथा लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है जिस कारण ये रंगहीन होती हैं तथा श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहलाती हैं। ये कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, कणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट तथा अकणिकाणु एग्रेन्युलोसाइट। कणिकाणु के उदाहरण हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल तथा बेसोफिल। रक्त में न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि सबसे अधिक पाए जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। अकण कोशिकाओं में प्रमुख रूप से लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट हैं। लिम्फोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट तथा प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं हैं। मोनोसाइट परिपक्व हो महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। मोनोसाइट महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित होती हैं। मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव कोशिका की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती हैं। बिंबाणु, प्लेटलेट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। बिंबाणु का जीवन मात्र 10 दिन का होता है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। बिंबाणु केंद्रक विभिन्न कोशिकाएं होती हैं। रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। प्राणियों के शरीर में रक्त एक महत्वपूर्ण ऊतक है जो कई प्रकार के कार्य संपादित करता है। रक्त के प्रमुख कार्य निम्न हैं: ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करना, पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन, तीसरा शरीर का pH नियंत्रित करना, चौथा शरीर का तापमान नियंत्रित करना, पांचवा प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना, छठा हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना और सातवां उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर करना। अब रक्त के प्रकार। रक्त में पाई जाने वाली लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन A व B की उपस्थिति व अनुपस्थिति के हिसाब से मानव रक्त को 4 भागों में विभक्त किया गया है: A, B, AB तथा O। A रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर A प्रतिजन, B रक्त समूह में B तथा AB रक्त समूह में दोनों A तथा B प्रतिजन उपस्थित होते हैं। O रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं में कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। रक्त के इन समूहों को A, B, O रक्त समूह कहा जाता है। AB प्रतिजन के अलावा लाल रुधिर कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे हम RH प्रतिजन कहा जाता है। जिन मनुष्यों में RH कारक उपस्थित होता है उनका रक्त RH धनात्मक तथा जिनमें RH कारक अनुपस्थित होता है उनका रक्त RH ऋणात्मक होता है। विश्व में करीब 80% व्यक्तियों का रक्त RH धनात्मक होता है। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का एक संयोजन है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों आदि का परिवहन करता है।
मानवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें रक्त, हृदय तथा रक्त वाहिनियां सम्मिलित होते हैं। रक्त के अलावा एक अन्य द्रव लसिका भी इस परिवहन का एक हिस्सा है। लसिका एक विशिष्ट तंत्र लसिका तंत्र द्वारा गमन करता है। यह एक खुला तंत्र है। परिसंचरण तंत्र में रक्त एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है जो परिवहन योग्य पदार्थों के अभिगमन में मुख्य भूमिका निभाता है। हृदय इस तंत्र का केंद्र है जो रुधिर को निरंतर रक्त वाहिकाओं में पंप करता है। अब बात करते हैं हम हृदय की, हार्ट की। पेशी के ऊतकों से बना मानव हृदय मांसल, खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग है। यह एक दोहरी भित्ति की झिल्ली में आवरण द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसे हृदयावरण कहते हैं। इसमें हृदयावरणी द्रव पाया जाता है। यह द्रव हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपरी 2 अपेक्षाकृत छोटे होते हैं तथा आलिंद कहलाते हैं। निचले 2 इससे अपेक्षाकृत बड़े होते हैं तथा नीले कहलाते हैं। अतः लंबवत रूप से हृदय को बाएं व दाएं भाग में बांटने पर दोनों भागों में एक एक आलिंद व एक एक नीले मिलता है। बाएं और एक आलिंद व नीले आपस में एक द्विविलन कपाट जिसे माइट्रल वाल्व या बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर एवी वाल्व कहा जाता है से जुड़े रहते हैं। दाहिनी ओर से नीले व आलिंद के मध्य त्रिवलक एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाया जाता है। ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। कपाट के खुलने व बंद होने से लब-डब की आवाज़ आती है। दाएं व बाएं आलिंद व नीले आपस में पेशीय झिल्ली से पृथक होते हैं। आलिंद व नीले लयबद्ध रूप से संकुचन व शिथिलन की क्रिया में संलग्न रहते हैं। इस क्रिया से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करता है। शरीर से अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में रक्त दाएं नीले में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद में एकत्र होने के पश्चात ये वाल्व खुल जाता है तथा आलिंद से रक्त दाएं नीले में प्रवेश करता है। दाएं नीले के संकुचित होने पर यहाँ से फुफ्फुस धमनी रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फेफड़ों में श्वसन प्रक्रिया द्वारा यह रक्त ऑक्सीकृत किया जाता है। साफ रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है जहाँ से ये वाल्व से होते हुए बाएं नीले में प्रवेश करता है। नीले के संकुचन के कारण महाधमनी द्वारा रक्त शरीर में प्रवाहित होने भेजा जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इस चक्र को हृदय चक्र कहा जाता है। हृदय में होने वाले संकुचन को प्रकुंचन तथा शिथिलावस्था को अनुशिथिलन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। पहले शरीर में हृदय में अशुद्ध रक्त और फिर शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में प्रवेश करता है। शुद्ध रक्त तत्पश्चात बाएं नीले से महाशिरा द्वारा शरीर में वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण को द्विसंचरण कहा जाता है, एक फुफ्फुसीय तथा दूसरा दैहिक। हृदय पेशी न्यास स्वउत्तेजनीय होता है और हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित करता है। इसे पेसमेकर या गति प्रेरक कहा जाता है। अब बात करते हैं रक्त की, ब्लड की। अध्याय में रक्त के बारे में बताया जा चुका है। रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है। रक्त वाहिकाएं एक जाल का निर्माण करती हैं जिनमें प्रवाहित होकर रक्त कोशिका तक पहुंचता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला धमनी, वे वाहिकाएं जिनमें ऑक्सीजनित साफ रक्त प्रवाहित होता है धमनी कहलाती हैं। ये हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। और शिरा, वे वाहिकाएं जिनमें विऑक्सीजनित अपशिष्ट युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ये रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। रक्त वाहिनियां ऊतकों अंगों में पहुंचकर कोशिकाओं का विस्तृत समूह बनाती हैं। तो दोस्तों आगे कुछ अंग और बचे हैं इस चैप्टर में, उसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी बड़ा हो चुका है ये भाग। तो अगले उसमें मिलते हैं। धन्यवाद।